Okay, so the next topic that we are going to do is transgenic animals. When I say trans, आपने ये वर्ड सुना होगा पहले. ट्रांस मतलब जो कोई दो चीजों के बीच के इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं हम. जैसे आपने सुना होगा ट्रांसजेंडर, मतलब पीपल who are not completely male or not completely female. So when I say transgenic, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra gene are called transgenic animal. क्या मतलब होता है इसका? देखो, हमने उसका डीएनए को मैनिपुलेट किया है. मैनिपुलेट किया है मतलब क्या किया? हमने उसमें कुछ एडिशनल जीन्स, एक्स्ट्रा जीन ऐड कर दिए हैं. तो जब वो एडिशनल जीन्स एक्सप्रेस होंगे तो उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे जो कि पहले नहीं थे. इतना क्लियर है? ट्रांसजेनिक का मतलब क्लियर है? Yes. ओके, तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के. तो इसमें आ जाएगा ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शिप, काउ, फिश एक्सेट्रा. बहुत सारे, मतलब आप शायद पहले ही जब मैं बोलूंगी ट्रांसजेनिक तो सबसे पहले आप इमेजिन करेंगे कि अच्छा ट्रांसजेनिक ह्यूमंस भी हो सकते हैं क्या. बहुत सारी साइंस फिक्शन की मूवीज भी आती है जिसमें आपने एलियंस देखे होंगे, रोबोट्स देखे होंगे, तरह तरह के ह्यूमंस देखे होंगे. आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल द मूवीज राइट नाउ, बट इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत एक्सप्लोर किया है हॉलीवुड ने. तो हम अभी ह्यूमंस की बात नहीं करेंगे. क्यों बात नहीं करेंगे ह्यूमंस की? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू producing transgenic animals, humans are a very complex genome, so you will always start with the simpler one. और दूसरा ethical issues आ जाते हैं, तो इसलिए भी हम ह्यूमंस के जीनोम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे. ओके, तो हमने अभी तक ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग, शिप, काउ, फिश बहुत कुछ बनाया है. दो 95% of all, just a minute, I should take this up. हाँ, दो 95% of all existing transgenic animals are mice. तो सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किस पे हुए हैं? माइस पे हुए हैं. क्यों ऐसा? मैमल्स हैं, हमारी तरह है, उनको ब्रीड करना आसान है, उनको मेंटेन करना, रैट्स और माइस की कॉलोनीज को मेंटेन करना आसान है, और उसका जीनोम हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है. तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं वो क्या है? माइस है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो क्यों हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने, हमारा क्या फायदा होगा उसका, उससे? So normal physiology and development, they can be specially designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development. This is a very interesting area of research. जैसे मुझे suppose ये जानना है, मतलब मैं बहुत ही simple example से शुरू कर रही हूँ. बहुत सारे unanswered questions हैं, पर अभी मैं जो known चीजें हैं उस पे जा रही हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जानना है कि मेरे ब्लड में ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे मेंटेन होता है. कैसे मेरी बॉडी को पता चलता है कि माय ब्लड ग्लूकोज लेवल इज फॉलिंग. कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मैं हाइपोग्लाइसेमिक ना हो जाऊं, मैं चक्कर खा के गिर ना जाऊं. तो ऐसा मेरी बॉडी होने नहीं देती है. बिफोर द लेवल गोज एब्रप्टली लो, उसके पहले हमारी बॉडी कुछ कुछ रिएक्शंस करती है और ब्लड में ग्लूकोज रिलीज कर देती है. मतलब देर इज समथिंग विच इज रेगुलेटिंग माई ब्लड ग्लूकोज लेवल. वॉट इज रेगुलेटिंग इट? यू नो इट इज हॉर्मोन्स. वो हॉर्मोन्स कहाँ से आए? यू नो देर आर जीन्स फॉर दैट. वो जीन्स कब एक्सप्रेस होती है? कौन उसको बताता है कि अभी एक्सप्रेस होना है, अभी हार्मोन बनाना है, या अभी हार्मोन का सिंथेसिस शट डाउन कर देना है? तो इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन्स. हाउएवर, आपने रेगुलेशन ऑफ जीन्स भी पढ़ा हुआ है. आप बताइए मुझे कि आपने कौन सा वाला रेगुलेशन यूनिट पढ़ा हुआ है? वी हैव डन वन. विच वन इज इट? लैक ऑपेरॉन. डू यू रिमेम्बर चिल्ड्रन? Yes. है ना, उसमें हमने पढ़ा कि एक रेगुलेटर होता है, एक्टिवेटर प्रोटीन हो सकता है, रिप्रेसर प्रोटीन हो सकता है. पर वो जो लैक ऑपेरॉन आपने पढ़ा वो प्रोकैरियोटिक सिस्टम था. मैं कौन से सिस्टम की बात कर रही हूँ? मैं यूकैरियोटिक सिस्टम की बात कर रही हूँ. ताकि जो भी हम माइस में पढ़ें
वो हम डायरेक्टली इम्प्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इनटू ह्यूमंस। मैं प्रोकैरियोट की स्टडी को यूकैरियोट पे अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, जैसे मुझे सपोज इंसुलिन जीन का रेगुलेशन जानना है, मैं क्या करूंगी, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हाउ इज दिस जीन रेगुलेटेड इन माइस। वो तो एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है, मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। एंड द सेम थिंग आई कैन maybe copy paste or maybe apply to humans also, of course with the modification। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्यों स्टडी करना चाहते हैं? yes or no children? आप Yes, ma'am. से बता सकते हैं, मतलब अगर क्लियर है तो आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, नहीं क्लियर है तो आई विल एक्सप्लेन द सेम स्लाइड अगेन। Clear. So next slide is study of the disease. Transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैंसर। तो कैंसर नॉर्मल सेल कैंसरस सेल क्यों बन जाता है, उसकी जीन्स में क्या म्यूटेट हो जाता है, व्हाट गोज रॉन्ग, तो उसको समझने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना सकते हैं। सो वी कैन स्टडी द डिजीज एंड वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंस, कौन से लेवल पे गड़बड़ हो रही है, जेनेटिक लेवल पे हो रही है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो रही है, और क्यों हो रही है। तो ये भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। देन अनदर थिंग इज, तो देखो ट्रांसजेनिक एनिमल के हमने कितने बेनिफिट्स पढ़ लिए अभी तक। एक तो हमने पढ़ा कि हम नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हमने पढ़ा डिजीज के बारे में जान सकते हैं, तीसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो जब ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम डेवलप करते हैं दे कैन बी यूजफुल टू प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। कैसे, अब ये हम कैसे बनाएंगे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, by creating, or they can be created by introducing a portion of DNA that codes for that product from another organism। मुझे किसी एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंपाउंड की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, पर अभी मैं इंसुलिन के एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर मुझे इंसुलिन चाहिए तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगी, इंसुलिन का जीन कौन सा है। पहले मैं उसका डीएनए देखूंगी, उसका जीन देखूंगी कि ओके फ्रॉम द एंटायर जीनोम, फ्रॉम द एंटायर डीएनए, ये वाला पोर्शन है जो इंसुलिन बनाता है, उसको मैंने आइसोलेट कर दिया। पढ़ा है हमने कि डीएनए कैसे आइसोलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर सिजर्स की हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की हेल्प से, और फिर मैं उसको क्लोन कर दूंगी दूसरे एनिमल में, तो मेरा ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार हो गया। अब मेरा ट्रांसजेनिक एनिमल में मेरा वो जो जीन है वो एक्सप्रेस होगा और फिर मुझे वो बायोलॉजिकल कंपाउंड मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वो समझेंगे हम लोग। बेसिक आइडिया क्लियर है सबको? Yes or no? Okay. Children, you have to keep telling yes or no, तो तभी मैं आगे जा सकती हूँ, नहीं तो फिर ये होगा कि मैं पढ़ाई जा रही हूँ, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, I have no idea. Okay, so please be interactive. So should I go to the example? Yes. 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 अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। मुझे बताओ ट्रिप्सिन क्या है, व्हाट इज ट्रिप्सिन? Enzyme वो pancreas. एंजाइम है, वो एक एंजाइम है, ट्रिप्सिनोजन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना। तो यहाँ पे हम ट्रिप्सिन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एंटी ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं, विच इज अ ह्यूमन प्रोटीन, एंड टू बी स्पेसिफिक आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, इसको कहाँ यूज करेंगे, इसको एम्फाइसीमा को ठीक करने के लिए यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज एम्फाइसीमा, पहले तो ये बता दो, व्हाट्स एम्फाइसीमा? पढ़ा हुआ है क्या हमने एम्फाइसीमा पहले? Come on, we have studied it, children. Yes or no? अरे Yes. ट्रांसजेनिक एनिमल, जस्ट वेट।
हम बात कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नहीं। अब दिख रही है? नहीं। अभी भी नहीं? ओके, वेट। अब दिख रही है? यस। Yes. ओके, अब मुझे बताओ एम्फाइसीमा क्या था? ओके, तो अभी चली गई थी 1 मिनट। अभी क्लियर है मेरी आवाज? हाँ। ओके, तो एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपके लंग्स डैमेज हो जाते हैं, और क्योंकि लंग्स डैमेज हो रहे हैं यू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है आपको। अब लंग्स क्यों डैमेज हो गए हैं? क्योंकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? लंग्स में एग्जैक्टली कहाँ पे होता है? Alveoli. वेरी गुड, अल्वियोलाई इज द सरफेस जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो अल्वियोलाई ही डैमेज हो गए हैं, तो जो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए इफेक्टिवली वो हो नहीं रहा है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एम्फाइसीमा, ठीक है ना कृष्णा? नो स्मोकिंग, ठीक है ना कृष्णा? मैं कहाँ पे करती हूँ? ओके, नहीं करती हो तो अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए। आई नो यू डोंट स्मोक। ओके, सो एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है? क्योंकि अल्वियोलाई डैमेज हो गए हैं, तो अल्वियोलाई धीरे 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 करके डैमेज हो गए, सरफेस एरिया रिड्यूस होता गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, और उसकी वजह से एयर स्पेसिस क्रिएट हो जाती है। जो एक्टिव वॉल्यूम है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए वो कम होता जा रहा है। ओके, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ओके, अब हमने कहाँ पे प्रोड्यूस किया ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन? सो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजेल प्रोड्यूस द ह्यूमन प्रोटीन। 1 मिनट, हाँ, ये एक एग्जाम्पल हमने शुरू किया, उसको खत्म नहीं किया, दूसरा आ गया। So we are talking about the disease known as emphysema. जैसे मैंने के बताया lung disease है. This is a progressive disease. So when I say it's a progressive disease, कहाँ गया मेरा annotation? Just a minute. Okay. तो ये कैसा डिजीज है? प्रोग्रेसिव डिजीज है और क्रॉनिक डिजीज है। प्रोग्रेसिव और क्रॉनिक डिजीज का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रोग्रेसिव मतलब एक बार ये डिजीज शुरू हुआ तो फिर पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती ही जाएगी, आप इसको रोक नहीं सकते। जो अल्वियोलाई का डैमेज है वो फर्दर होता ही जाएगा, एंड इट इज अ क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब ये सालों साल तक ठीक नहीं होगा। सो we are talking about emphysema which is a progressive chronic condition of lungs जहां पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, और इसको क्योर करने के लिए हमको कौन सा प्रोटीन चाहिए? वी नीड अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन। अब मेरे अंदर अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन नहीं है, इसीलिए मुझे ये हो रहा है। तो आई वॉन्ट टू सप्लाई दैट प्रोटीन इनटू माय बॉडी एक्सोजीनियसली, बाहर से देना है मुझे, तो मैं क्या करूंगी? आई हैव टू टेक समथिंग विच कैन गिव मी दिस प्रोटीन। तो हमने क्या कोशिश करी? हमने कोशिश करी कि हम ट्रांसजेनिक काउज बनाए जो कि ऐसा मिल्क प्रोड्यूस करे जिसके अंदर ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन एक्सप्रेस होता है। ओके, सो what do we really do? तो हमने ये एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन को एक्सप्रेस करने की कोशिश की काउ के मिल्क में, बट नॉट द नॉर्मल काउ। कौन सी वाली काउ? ट्रांसजेनिक वाली काउ। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे? जो प्रोसेस बता रही हूँ वो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर थोड़ा सा जान लो, यू विल गेट अ बेटर आइडिया। तो हमने क्या किया? बोवाइन क्यूम्युलस सेल्स लिए। बोवाइन मतलब एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू काउ। तो हमने बोवाइन सेल्स ले लिए, उसको ट्रांसफेक्ट किया एक प्लास्मिड से। प्लास्मिड के अंदर क्या था? दो चीजें थी प्लास्मिड के अंदर। एक था अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जीन जिसको हमको एक्सप्रेस करना है हमारी ट्रांसजेनिक काउ में। दूसरा क्या था? दूसरा था जीएफपी। जीएफपी क्या है? ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, जो कि एक रिपोर्टर जीन है। क्योंकि आपका जीन एक्सप्रेस हुआ ये कैसे पता चलेगा? रिकॉम्बिनेंट्स बन गए, उसका सिलेक्शन कैसे करोगे? आपको याद है हमने कुछ स्ट्रैटेजी स्टडी की थी टू सेपरेट
रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, कौन सी स्ट्रेटेजीज थी वो, आपको याद है किसी को भी? 2 स्ट्रेटेजीज थी, बताइए कौन सी? कुलदीप, डू यू रिमेम्बर? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों आपको? मेरा क्वेश्चन ये है, मैम वो वाला हाँ बताइए। वो वाला याद नहीं है। रिकॉम्बिनेंट को, मेरा क्वेश्चन क्या है मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, मे बी शायद आप आंसर दे पाए। सो देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, इसको सेपरेट कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा कि ये मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड है, इसी को मुझे आगे इन्फेक्ट करना है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तो मेरे काम का ही नहीं है। तो जो जीन मुझे एक्सप्रेस करना है, उसके अलावा मुझे एक मार्कर चाहिए होगा, इसको आप मार्कर बोल लो, रिपोर्टर जीन बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो हमने जो बेसिक स्ट्रेटेजीज हैं उसमें 2 स्ट्रेटेजीज अभी तक पढ़ी हैं, शायद आप लोग भूल गए, एंड दैट्स बैड। एक था ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, याद आया क्या? और दूसरा था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब याद आया आप लोगों को, या आगे भी मैं ही बताऊं? इंसर्शनल एक्टिवेशन नाम की चीज पढ़ी थी हमने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, है ना? तो क्या हो रहा था ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में? जो कॉलोनीज में हमारा जीन गया है, जो कॉलोनीज ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, वो व्हाइट कॉलोनीज होंगी और दूसरी ब्लू रहेंगी। तो मैं बस कॉलोनीज देखकर सिलेक्ट कर सकती हूँ कि भाई ये वाली रिकॉम्बिनेंट है, ये वाली नॉन रिकॉम्बिनेंट है। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन लुक फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि भाई जहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन था वहां पर ही मेरी मल्टीपल क्लोनिंग साइट थी, तो वहां पे मैंने अपना जीन क्लोन कर दिया, तो उसका एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस तो चला गया क्योंकि वो जीन डिसरप्ट हो गया। तो अब मेरा जो रिकॉम्बिनेंट है, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। याद आया आप लोगों को? यस और नो? याद आ गया है ना? अब वैसे ही यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा? हाउ विल यू सिलेक्ट फ्रॉम हाउ विल यू सिलेक्ट फॉर द रिकॉम्बिनेंट? यहाँ पे हम एक रिपोर्टर जीन यूज कर रहे हैं। कौन सी रिपोर्टर जीन यूज कर रहे हैं? GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन। तो जितने भी सेल्स जो हमने ग्रो किए कल्चर में, जितने भी सेल्स में ग्रीन फ्लोरोसेंस दिख रहा है, वो मेरे रिकॉम्बिनेंट्स हैं, उनके अंदर मेरा अल्फा 1 AT जीन है, तो हम वही सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। अब ये सेल्स को सिलेक्ट तो कर दिया, पर ये एक्सप्रेस तो होने चाहिए मेरे मैमेलियन सिस्टम में। तो हमने ये जो GFP एक्सप्रेसिंग सेल्स हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर कर दिया? इन्यूक्लिएटेड बोवाइन oocytes। oocytes का मतलब होता है एग सेल्स। काउ के एग सेल्स लिए, उसका न्यूक्लियस निकाल दिया, और सॉरी, हमारा जो जीन है वो एक्सप्रेस करता हुआ न्यूक्लियस मैंने वहां पे डाल दिया। अब मेरे ये जो इन्यूक्लिएटेड बोवाइन oocytes हैं, मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे मेरे प्लास्मिड्स अंदर आए हैं या नहीं। और आप इस बात का ध्यान रखना कि एट एवरी पॉइंट, मतलब जैसे मेरा प्लास्मिड है, प्लास्मिड में मेरा जीन गया या नहीं गया, सक्सेस रेट इज नॉट 100%। ऐसा हो सकता है कि पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद आपको एक भी काउ ऐसा ना मिले जो आपका जीन ट्रांसफर कर रहा है। देन यू हैव टू रिपीट द एंटायर एक्सपेरिमेंट अगेन। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो यहाँ पे अभी मैं सक्सेस रेट की तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ सिर्फ कि हमने GFP एक्सप्रेसिंग सेल्स को सिलेक्ट किया, उनको अलग किया नॉन रिकॉम्बिनेंट से, और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया इन्यूक्लिएटेड, क्योंकि हमने इसका न्यूक्लियस निकाल दिया है, इसके पास अपना कोई जीनोम नहीं है अभी। तो हमने इन्यूक्लिएटेड बोवाइन oocytes में, क्यों oocytes लिए मैंने? बिकॉज दे हैव रिप्रोडक्शन कैपेसिटी। तो वहां पे मैंने अपने GFP एक्सप्रेसिंग सेल्स डाल दिए। अब मैं इनको डिवाइड करूंगी, आई विल अलाउ देम टू डिवाइड, आई विल अलाउ देम टू डिफरेंशिएट, और मैं इसका एक कल्चर ग्रो करूंगी।
कौन से स्टेज तक ग्रो करूंगी मैं इसको? ब्लास्टोसिस्ट सेल तक स्टेज तक ग्रो करूंगी। और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट मैंने इम्प्लांट कर दिए। कहाँ इम्प्लांट कर दिए? मैंने रेसिपिएंट काउ के यूटेरस में इम्प्लांट कर दिए। अब मेरा जो ये ब्लास्टोसिस्ट है ये यूटेरस में जाके ग्रो करेगा, उसमें से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में से ट्रांसजेनिक काउ बनेगी जिसके अंदर मेरा क्लोन्ड जीन है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस मैम। यस। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि मैंने आई हैड टेकन लेट अस से 1000 ऑफ सेल्स। जब मैंने कल्चर ग्रो किया तो मुझे सिर्फ 5 ही सेल ऐसे मिले कि जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक पहुंचे। वो ब्लास्टोसिस्ट को मैंने 5 अलग अलग काउस के यूटेरस में इम्प्लांट किया। ऐसा हो सकता है कि मुझे एक भी एक्टिव एम्ब्रियो नहीं मिला, या तो मुझे एम्ब्रियो मिला पर वो काउ में डेवलप नहीं हुआ। ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल, क्योंकि जितने भी बायोटेक्नोलॉजी क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका सक्सेस रेट लो होता है। पर अभी हम सिर्फ बेसिक प्रोसेस को समझेंगे। आई अगेन से इतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, पर जान लो तो अच्छा है। ओके, लेट अस कम बैक टू अवर टेक्स्ट बुक नाउ। सो स्लाइड दिख रही है मेरी? नो नहीं। मैम। नहीं दिख रही है? ओके, लेट मी शेयर द। तो एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया कि एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए हमने ट्रांसजेनिक, एक्चुअली यहाँ पे ना हमने ट्रांसजेनिक शिप किया था। व्हेन आई चेक्ड इट ऑन गूगल इट वाज ट्रांसजेनिक शिप दैट वाज ट्राइड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन। एक और एग्जांपल ट्रांसजेनिक एनिमल का जो हमारे लिए हमारे काम के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सके इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी। स्पेलिंग ध्यान रख लेना, ROSIE। रोजी वॉज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। क्या किया उसने? दिस वॉज यूज टू प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क विच कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और कौन से कॉन्सेंट्रेशन में? 2-4 ग्राम पर लीटर, विच इज अ मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी। अच्छा, मुझे बताइए जो ह्यूमन बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज, उनको हम किससे फीड करते हैं? क्या पिलाते हैं छोटे बच्चों को? कम ऑन, दिस इज इजी। छोटे बच्चों को सिर्फ दूध पिलाते हैं और वो भी सिर्फ मदर्स मिल्क। डू यू हैव एनी आइडिया कब तक? उनको पानी भी नहीं पिलाते बाहर का, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो उसका पानी का रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इवन एंटीबॉडीज, यू नो देयर आर सम एंटीबॉडीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन मदर्स मिल्क। तो ये सारी रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल होती है? मदर्स मिल्क से ही फुलफिल होती है। नथिंग इज गिवन एक्सटर्नली। आप मुझे बता सकते हैं कि मदर्स मिल्क पे कब तक सरवाइव करते हैं बेबीज? कितने महीने तक बेबीज को सिर्फ और सिर्फ 6 मदर्स मिल्क month। जाता है? 6 month। यस कुलदीप, वेरी गुड, इट इज 6 months। सो फॉर 6 months आपको बेबीज को सिर्फ और सिर्फ मदर्स मिल्क देना है। तो वो मदर्स मिल्क ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर सब कुछ है। देखो, व्हेन इट इज ह्यूमन तो सारी चीजें रेगुलेटेड अमाउंट में ही होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मदर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मिल्क, तो फिर बच्चों को बाहर से हम मिल्क प्रोडक्ट्स देते हैं। जैसे वो कुछ मिल्क पाउडर्स आते हैं, या कुछ लोग गाय का दूध देते हैं गर्म करके, उसको डाइल्यूट करके। लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशनली सफिशिएंट नहीं है बच्चे के लिए। तो फॉर दीज केसेस जहां पे मदर का मिल्क सफिशिएंट नहीं है, हम कैसा मिल्क देंगे? वी विल गिव a variety which is nutritionally more balanced product for human baby। अच्छा, मुझे ये बताइए, गाय जो दूध प्रोड्यूस करती है, काउज मिल्क, वो किसके लिए प्रोड्यूस करती है? अपने बच्चे के लिए करती है या ह्यूमंस के लिए करती है? अपने बच्चे। करेक्ट। तो काव का जो मिल्क है वो किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है? काफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। काफ की रिक्वायरमेंट और हमारी रिक्वायरमेंट सेम तो नहीं है, अलग अलग है। तो जब मुझे वो मिल्क यूज करना है एक ह्यूमन बेबी के लिए,
तो एक प्रोटीन है जो उसमें होना चाहिए, कौन सा प्रोटीन? ह्यूमन अल्फा लेक्ट albumin. Lect, the word comes from lactose, which is a milk sugar which is present in human milk. Albumin is a protein which is so useful, so much required for humans. तो हमको कौन सा प्रोटीन चाहिए? ह्यूमन अल्फा लेक्ट अल्ब्यूमिन, क्योंकि ये ह्यूमन प्रोटीन है, ये ह्यूमंस में ही एक्सप्रेस होता है, पर हमको ये ह्यूमन प्रोटीन एक्सप्रेस करना है काउ में। तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वही प्रोसीजर करेंगे। पहले ये जो जीन है, ये वाले प्रोटीन का जीन ढूंढेंगे, ह्यूमन अल्फा लेक्ट अल्ब्यूमिन का जीन ढूंढेंगे, उसको प्लास्मिड में डालेंगे, प्लास्मिड काउ के सेल में डालेंगे, वो काउ के सेल को ग्रो करेंगे और फिर उससे हम एक ट्रांसजेनिक काउ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली ट्रांसजेनिक काउ जो ये वाला प्रोटीन प्रोड्यूस कर पा रही थी, या तो मुझे बोलना चाहिए which was able to express human alpha lect albumin, वो कौन सी काउ थी? वो काउ थी रोजी। ठीक है, ओके। कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रोड्यूस करना है वो भी चाहिए ना, कि क्योंकि हर चीज का एक रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना चाहिए। तो पर लीटर कितने ग्राम प्रोटीन मिलता है? 2 to 4 grams of protein is available with the help of transgenic cow. Is this slide clear to you children? Yes, ma'am. चलो फटाफट मेरे थोड़े क्वेश्चंस का जवाब दे दो। Yes. हमने 2 ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात की है यहाँ पे, तो पहला ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट कौन सा है which I have talked about? Alpha 1 antitrypsin. Trypsin. Correct. So you talked about alpha 1 antitrypsin. क्या काम आता है ये? एम्फिसीमा डिसीज को ट्रीट करने के लिए। ओके, दूसरा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा है? Cow. नाम क्या है? Rosie. रोजी। क्या प्रोड्यूस किया उसने? अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। ह्यूमन अल्फा Alpha lactic. किस कॉन्सेंट्रेशन से? 2.4 ग्राम 2 पर to लीटर। 4 gram per liter. Okay, so I think this slide is clear enough. I can go to the next slide. Okay, now this is about vaccine safety, much needed discussion for the day. अच्छा, आपने ये पढ़ा कोविड-19 वायरस का एक म्यूटेंट साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ है। हैव यू रेड अबाउट द न्यूज़? यूके में। नहीं, यस मैम। आई थिंक वो साउथ अफ्रीका से आया है और यूके में इन्फेक्शंस बहुत सारे हुए हैं। वो जो वायरस है वो कोविड-19 वायरस ही है, बट इट इज अ म्यूटेंट फॉर्म। अब वो ऐसा म्यूटेट हुआ है कि वो और ज्यादा अच्छे से इन्फेक्ट कर सकता है, क्योंकि आई थिंक कितने 40,000 केसेस पर डे ऐसे कुछ केसेस उन्होंने फाइंड आउट किए, डायग्नोस किए। तो ये जो म्यूटेंट वायरस है तो कोविड-19, पर वो इस तरह से म्यूटेट हुआ है कि वो सेल्स को बेटर बाइंड कर सकता है। जब वो सेल्स को बेटर बाइंड कर सकता है तो उसके इन्फेक्शन के प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऑल्दो मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी उसके हिसाब से ऐसा है दैट द वायरस इज नॉट वेरी लीथल, ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे उससे, पर उसका कंटेजियस कम्युनिकेटिव रेट बहुत ही हाई है। So that is why I think there is complete lockdown in UK and some other countries also. Anyways, तो I don't know कि कब हम ये कोविड से बाहर आएंगे। और हाँ, एक चीज अच्छी है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है उस रिसर्च आर्टिकल में कि जो वैक्सीन हमने कोविड के लिए डेवलप की है, सेम वैक्सीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट दिस म्यूटेंट फॉर्म ऑल्सो। तो ये एक राहत की बात है। ओके, let us see what do you have to study about vaccine safety. Everybody knows what is vaccine, right? Do I need to explain that? No. Okay, so vaccine No. is something that will make you immune against a particular organism, and this is very specific. Like अगर मैं चिकन पॉक्स का वैक्सीन लूंगी तो वो मुझे स्मॉल पॉक्स से नहीं बचाएगा, वो मुझे सिर्फ चिकन पॉक्स से ही इम्यूनिटी डेवलप करके देगा। ओके, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज
in testing the safety of vaccine before they are used on humans. जैसे मैंने बताया कि पहले भी बताया था, फार्मेकोलॉजी is the branch where you try to develop different medicines and you try to see that efficacy. Efficacy मतलब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी efficient है. तो जो भी आपने वैक्सीन डेवलप करी है, आपने उसको एक इन विट्रो सिस्टम में डेवलप किया है. आपने उसको टेस्ट ट्यूब में कहीं भी मतलब आउट ऑफ द बॉडी आपने उसको डेवलप किया है. अब आपको देखना है कि यही पर्टिकुलर वैक्सीन लिविंग सिस्टम में कैसे काम करती है. तो ये हो गया इन वाइवो, पर इसके कम से कम 4 फेज ट्रायल्स होंगे. तो जो थर्ड फेज ऑफ ट्रायल आएगा वो आएगा एनिमल पे. तो पहले हमने इन विट्रो किया, फिर इन वाइवो किया, फिर हम उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेस्ट करेंगे. अब वो टेस्ट ह्यूमंस पे नहीं हो सकता. पहले हमको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन जैसे किसी स्पीशीज में वो वैक्सीन कैसा काम करती है. तो हम क्या करेंगे, इट इज बीइंग टेस्टेड ऑन माइस. तो हम ट्रांसजेनिक माइस लेंगे. ट्रांसजेनिक माइस को पहले डेवलप करेंगे. क्या डेवलप करना है, ट्रांसजेनिक माइस के अंदर ह्यूमंस के जीन्स होंगे. तभी तो हम ऐसा कह पाएंगे कि ओके, अगर ये ट्रांसजेनिक माइस पे काम कर रही है वैक्सीन, तो ये ह्यूमंस पे भी काम करेगी. तो जो फोर्थ ट्रायल होगा वो होगा ह्यूमंस पे. सो ट्रांसजेनिक माइस को हम ऐसे माइस की वेराइटीज डेवलप करते हैं बाय मैनिपुलेटिंग देयर डीएनए, जिसपे हम वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट कर सकें. और ये जो काम है ये बहुत ही लंबा काम है. इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर. किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं. तो हम कैसे इतनी जल्दी कोविड-19 का वैक्सीन बना दिया, एनी आइडिया? हमने वो जो फेज ट्रायल्स थे ना उनको स्किप किया. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज के मार्केट में वैक्सीन तो आ गया है, पर ये वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, साइड इफेक्ट्स कैसे हैं, हमको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है. अगेन सी इट विल वर्क विद डिफरेंट एफिकेसी ऑन डिफरेंट एज ग्रुप्स. हो सकता है कि बच्चों में इसकी एफिशिएंसी लेट अस से 98% है, लेकिन सेम वैक्सीन की एफिशिएंसी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस बुड्ढों में हो सकता है वो 98% की जगह सिर्फ 92% ही है. और साइड इफेक्ट्स के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है अभी. तो गवर्नमेंट इज गिविंग द वैक्सीन फ्री टू ऑल द पीपल हु वांट टू टेक इट. हमारे स्कूल में भी एक डीओ का लेटर आया था जिसमें बताया गया है कि सारे टीचर्स का लिस्ट भेज दीजिए हु वांट टू टेक द वैक्सीन. सो बेसिकली हम अपने आप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन काम करेगा या नहीं करेगा. आपको चाहिए वैक्सीन? राजवीर नो चाहिए? मैम. नहीं मैम. यू विल बी इम्यून टू कोविड. नो मैम. पर मैम साइड इफेक्ट्स और वो सब का क्या? See, nobody wants to be a mice. और पुअर ट्रांसजेनिक माइस, उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं. एक्चुअली क्या करते हैं, जो फार्मा कंपनी वाले होते हैं ना, वो जनरली आदिवासी को उठाते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनके ऊपर ये सारी टेस्टिंग होती है. बड़ौदा में पुरानी न्यूज है ये, व्हेन आई वाज डूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन, नरहरी करके एक हॉस्पिटल है, सुना है आपने उसके बारे में? नरहरी हॉस्पिटल, नाम नहीं. सुना है. उसका पूरा एक फ्लोर सन फार्मा कंपनी ने रेंट पे लेकर रखा था, जहां पे आदिवासी को रखा जाता था और उनपे ड्रग टेस्टिंग होती थी, जो कि इलीगल बात है. बाद में कुछ बहुत बड़ा सा स्कैम भी बाहर आया था. आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2002. या सो अगर हमको ये जानना है कि वैक्सीन कितनी सेफ है, तो हम उसको ट्रांसजेनिक माइस पे यूज करके देख सकते हैं. फिर भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि माइस को कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा आप श्योर नहीं हो सकते. वो तो ओवर द इयर्स जब हम वैक्सीन को यूज करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं. ओके, अनदर थिंग इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. द ट्रांसजेनिक एनिमल्स विथ मोर सेंसिटिविटी to toxic substances are being developed to test the toxicity of drugs and this will produce the results in less time. अब जैसे मैंने बोला ना कि चलो ट्रांसजेनिक माइस पे आपका वैक्सीन काम कर गया, जरूरी नहीं है कि ह्यूमंस पे भी काम करेगा. तो हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप करेंगे विच आर मोर सेंसिटिव. मोर सेंसिटिव का मतलब क्या है
जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ड्रग है, ठीक है, मैंने वो ड्रग डेवलप किया है लेट अस से अस्थमा के लिए, तो आई शुड बी सेंसिटिव to all the substances that interfere with my oxygen diffusion capacity. तो वही सेंसिटिविटी मैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में भी डेवलप करूंगी, और फिर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ट्रांसजेनिक माइस मैं ऐसा माइस यूज कर रही हूं विच इज मोर सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस. समझो मैंने एक टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, हैश ले लिया, ठीक है, मैं अभी अभी वहां जाकर आई हूँ स्नो ट्रैक में, वहां पे बहुत सारे लोग कंज्यूम करते थे, इट्स वेरी कॉमन देयर, हैश, गांजा बोलते हैं शायद उसको हिंदी में. तो मुझे ये देखना है कि भाई जो ह्यूमंस उसको सेंसिटिव है, शायद वो लेने से उनको वैसे कोई अनकॉन्शियस होता नहीं है, पर समझो कोई भी सिम्टम्स उनकी बॉडी में आ जाते हैं, तो आई वॉन्ट टू सी कि ये पर्टिकुलर ड्रग का सेंसिटिव एनिमल्स पे क्या असर होता है. अगर मैं सेंसिटिव एनिमल्स को लेके अपनी स्टडी करती हूँ तो मैं उसको ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी ह्यूमन से. समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? Yes, ma'am. Okay, so you will be developing more sensitive, more animals which are more sensitive to toxic substances, और फिर उस पे हम अपना ड्रग टेस्ट करेंगे कि ओके ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो देन हम कुछ ट्रायल्स को स्किप कर सकते हैं एंड दिस विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स इन द लेस टाइम. थोड़ा सा अपना रिसर्च भी शेयर करना चाहूंगी बिफोर आई गो टू द एथिकल इश्यूज और बायोपायरेसी. जस्ट अ मिनट, आई वांट द बोर्ड, सो वेट. एज माई प्रोजेक्ट डेजर्टेशन था मेरा एमएससी का, उसमें हम लोगों ने क्या किया मैं बताती हूँ. हमने माइस लिए, ठीक है, कौन से वाले, चार्ल्स फॉस्टर ऐसे करके एक वैरायटी आती है माइस की, हमने वो लिया. अब मुझे ये देखना था कि अगर हम अलग अलग माइस को अलग अलग तरह का ऑयल फीड करते हैं तो वो माइस कितना रेडी है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को झेलने के लिए. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? कभी भी जब आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंटर कर जाते हैं तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस 60 टाइप्स ऑफ डीजनरेटिव डिजीज इन योर बॉडी. अब क्वेश्चन ये है कि आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, आपकी बॉडी में जाएगा कैसे? बहुत सारी तरीके से जा सकता है, स्मोकिंग से जा सकता है, अगर आप बारबेक्यू फूड खा रहे हो तो उससे जा सकता है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन योर बॉडी, ठीक है. तो हमने क्या किया, हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट मैंने 4 इयर्स तक किया ताकि इसके जो रिजल्ट हैं मैं इन पे थोड़ा सा रिलाई कर सकूं. तो हम लोगों ने ऐसे वेराइटीज ऑफ माइस डेवलप किए जिनको हमने 4 साल तक अलग अलग तरह का ऑयल खिलाया. तो मैंने 4 ग्रुप्स बनाए थे, ग्राउंडनट, लिंसेड, पाम ऑयल, चौथा कौन सा था, सनफ्लावर. आई डिड दिस, आई स्टार्टेड इट इन 1998 आई थिंक, कंप्लीटेड द रिसर्च इन 2002. पर उसके बाद फिर हमने वो माइस सारे किल कर दिए थे बिकॉज नोबडी वाज रेडी टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट. इट वाज लॉट ऑफ वर्क, लाइक 200 रैट्स थे जिनकी कॉलोनी को मुझे मेंटेन करना है, उनको खाना खिलाना, उनके बच्चे पैदा करना, उनको कंटिन्यूअसली ये वाला डाइट देना, तो इट वाज लॉट ऑफ वर्क. ओके, तो हमने क्या किया, हमने उनको 4 तरह के ऑयल्स खिलाए, ग्राउंडनट ऑयल, लिंसेड ऑयल, पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, और फिर उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट किए जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो. और फिर हमने देखा कि कौन से ऑयल वाला ग्रुप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेटर हैंडल कर पाता है. रिसर्च समझ में आया आप लोगों को? व्हाट आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट, Yes, ma'am. है ना? तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट मेरे रिजल्ट्स ये कह रहे थे, और उसको फिर मैंने अलग अलग चीजों से आई ट्राई टू डायग्नोज. मतलब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा वाला ग्रुप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेटर रिस्पॉन्ड करता है या हैंडल करता है? तो हमको एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज मेजर करनी रहती है उस ग्रुप में, तो जिसके लिए कुछ पैरामीटर्स रहते हैं. जैसे मैंने विटामिन सी लिया था, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज एंजाइम लिया था, मैंने 6 पैरामीटर लिए थे टोटल. तो सारे 200 रैट्स के
ब्लड में मैं ये सारे पैरामीटर्स चेक करती थी, तो वो तो खैर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी, बट द आउटकम ऑफ द रिसर्च वाज कि पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ग्राउंडनट और लिंसेट के रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं थे। सनफ्लावर ऑयल वाज बेटर, और ये था कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली वन ऑयल यू शुड बी यूजिंग अ ब्लेंड ऑफ ऑयल। लेकिन जो पाम ऑयल है उसके रिजल्ट्स बहुत ही घटिया थे, तो पाम ऑयल आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम तो पाम ऑयल कंज्यूम करते ही नहीं है, लेकिन आप जितने भी बिस्किट्स खाते हो, वेफर खाते हो, बाहर जितने भी स्नैक्स मिलते हैं 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए में, ये सब में भर भर के पाम ऑयल यूज होता है। मुझे नहीं पता कि वो उनके कंपोजिशन में उसको मेंशन भी कर रहे हैं या नहीं, बट दिस पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपको जो रेडीमेड स्नैक्स है वो नहीं खाने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes. और हेल्दी वेरिएंट्स कौन कौन से हैं? अगर आपने कुछ सुना होगा, आजकल तो बहुत कुछ आता है मीडिया पे, बताइए कौन से ऑयल्स हैं जो हेल्दी हैं? एक Yes, ma'am. वर्जिन हाँ. कोकोनट ऑयल है, ओलिव ऑयल है, ये सारे हेल्दी ऑयल्स में आते हैं। ठीक है, जो सीड ऑयल होता है ना, वो वेजिटेबल ऑयल से ज्यादा हेल्दी है, बट देन दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। हम जनरली कौन से ऑयल्स यूज करते हैं खाने में? आप बताइए, आप घर पे कौन सा ऑयल खाते हैं? Groundnut. हाँ, गुजरात के लोग ज्यादातर ग्राउंडनट ऑयल खाते हैं। और क्या खाते हैं? अगर आप कभी मॉल्स में गए हैं शॉपिंग करने, तो किस किस तरह के ऑयल वहां अवेलेबल रहते हैं? कॉटन सीड ऑयल भी होता है। करेक्ट, ग्राउंडनट रहता है, कॉटन सीड रहता है, मस्टर्ड होता है। कोई यूज नहीं करता यहाँ पे, मस्टर्ड जनरली नॉर्थ में यूज होता है। सीसेम, तिल का तेल भी लोग यूज करते हैं, इट्स वेरी गुड ड्यूरिंग विंटर्स। हाँ। फिर सनफ्लावर ऑयल इज जनरली व्हाट वी यूज। एक राइस ब्रान ऑयल भी होता है, फिर सोयाबीन ऑयल भी होता है। ठीक है, तो जनरली गुजरात में जो यूज होता है वो है ग्राउंडनट और कॉटन सीड। कॉटन सीड इज नॉट अ वेरी गुड ऑयल टू यूज। आपको एक्चुअली ब्लेंड में जाना चाहिए, जैसे कुछ सब्जी आप मस्टर्ड ऑयल में बना लो, कुछ चीजें आप तिल के तेल में बना लो, सनफ्लावर, राइस ब्रान, बहुत सारी चीजें, तरह तरह के ऑयल्स आपको यूज करने चाहिए। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट क्वाइट क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग लग रहा है आपको? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज एथिकल इश्यू। मैंने आपको अभी बताया था ना कि आप डायरेक्टली जाके ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। मैं सोचूं कि मैं क्यों मेहनत करूं, ट्रांसजेनिक माइस बनाओ, उस पे ड्रग की इफेक्ट देखो, मैं डायरेक्टली जाके ह्यूमन पे ही देख लेती हूँ। दैट्स नॉट लीगल। सही है गलत है उसके बारे में तो मैं नहीं बात करूंगी, बट सो देयर आर एथिकल इश्यूज जिनका हमको ध्यान रखना पड़ता है। Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. मैंने एक ट्रांसजेनिक माइस बना दिया, ट्रांसजेनिक शिप बना दी, ट्रांसजेनिक काव बना दी, मुझे नहीं पता कि वो आगे जाके उस तरह का जो भी लेटस से वो एक पर्टिकुलर फूड चेन का पार्ट होगी, वो एक फूड वेब का पार्ट होगी, तो वो किस तरह से इस फूड चेन या फूड वेब को डिस्टर्ब करते हैं या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं हमको नहीं पता। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम पे इसका इफेक्ट होने वाला है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पे नहीं होने वाला है। सो इसीलिए इस तरह का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। आपने कोई भी मूवी देखी है जहां पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हो और फिर कुछ हुआ हो उसकी वजह से? हैव यू सीन एनी मूवी? Spider-Man. व्हाट इज इट? स्पाइडरमैन। ओके, Spider-Man. बताइए क्या हुआ था स्पाइडरमैन में? मतलब कोई डॉक्टर ने लिजार्ड का जीन लेके माइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट भी नहीं हुआ था, फिर उसने साइड इफेक्ट नहीं देखे थे और खुद में ले लिया था, ओके, तो उससे क्या फिर हुआ? वो लिजार्ड बन गया था। अच्छा, वो लिजार्ड जैसा बन गया। सो दैट इज हाउ स्पाइडरमैन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसा? विलन ऐसे हुआ था। क्या हुआ था? स्पाइडरमैन तो रेडियो एक्टिव
मकड़ी के काटने की वजह से हुआ था। हाँ, मतलब मैंने ये ज्यादा साइंस फिक्शन वाली मूवीज देखी नहीं है, बट फुर्सत मिली तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी द मूवीज एंड आई वुड लाइक टू सी के कौन से बायोटेक्नोलॉजी अप्रोचेस उन्होंने वहां पे यूटिलाइज किए हैं और वो साइंटिफिकली कितने करेक्ट हैं। तो एनीवेज, जस्ट टू गेट अ फील, आप थोड़ा सर्च कीजिए कि कौन सी मूवीज हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे बनी हुई है, कुछ ना कुछ आइडियाज तो आ ही जाएंगे आपको। ओके, सो इंडियन गवर्नमेंट has set up an organization जिसको हम बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो अगर सपोज मुझे कुछ भी रिसर्च करना है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का, तो वो रिसर्च करने के पहले मुझे अपना प्रोजेक्ट GEAC को सबमिट करना पड़ेगा। वो लोग उसको गो थ्रू करेंगे, वो लोग पूरी तसल्ली करेंगे कि इसकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, और उनके अप्रूवल के बाद ही मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकती हूँ। समझ में आ गया आपको? जैसे यहाँ पे ये एथिकल इश्यूज हैं, वैसे वेस्ट में चर्च के इश्यूज होते हैं। जैसे आपने शायद सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू एनी रिलीजियन, एबॉर्शन इज इलीगल। तो इसी तरह से चर्च जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव बॉडी है, और वो लोग भी इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के रिसर्च को सपोर्ट नहीं करते हैं। So it is regarding ethical issues, and then there is something known as biopiracy. बायोपायरेसी का मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, दे आर अ बायो रिसोर्स। जैसे मुझे नहीं पता कि आपने ये पढ़ा है या नहीं कहीं, इंडिया इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 हॉटस्पॉट्स ऑफ वर्ल्ड। व्हेन आई से हॉटस्पॉट्स, मतलब हमारी कंट्री का बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं कि जो मेडिसिनली बहुत ही आई शुड से एडवांटेजियस है, बट सिर्फ और सिर्फ यही उगते हैं। जैसे कि नीम ट्री। अब नीम ट्री का नाम ही, साइंटिफिक नेम ही है एजाडेरेक्टा इंडिका। तो व्हेन आई से एजाडेरेक्टा इंडिका, इंडियन स्पीशीज है वो, पर कल को कोई लेटर से अमेरिकन कंपनी आ गई और वो आके बोलेगी कि भाई ये तो हमारा स्पीशीज है, हमने इसका बायो पेटेंट ले लिया। तो अगर उन्होंने उसका बायो पेटेंट ले लिया, तो उसके बाद क्या होगा? अगर किसी को नीम उगाना है, नीम में से मेडिसिन बनानी है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी यूएस से। तो इसीलिए जब भी हम कोई नया जीएमओ डेवलप करते हैं, नया डेवलप करो या तो भले ही पुराना हो, इंडिया का है, जैसे मैंने आपको अभी नीम का एग्जांपल दिया, वैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, सर्पगंधा ट्री। ठीक है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है। तो ये सारी चीजें हमारा आई शुड से हमारी धरोहर है, हमारा नेशनल प्रॉपर्टी है। तो इसको और कोई हमारी मर्जी के खिलाफ यूज नहीं कर सकता या कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। तो ऐसा वो लोग लीगली ना कर सके, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसका बायो पेटेंट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे सपोज मैंने ना क्रॉस ब्रीडिंग करके लेटस से एक राइस बनाया, राइस की वैरायटी बनाई मैंने, ठीक है, जो दूसरे राइस से बेटर है इन सम कॉन्टेक्स्ट। अब ये राइस कोई और मेरी परमिशन के बिना नहीं उगा सकता। कब? जब मैंने उसका बायो पेटेंट ले लिया। मतलब वो राइस की जो जीनोम है वो अब मेरी प्रॉपर्टी है, नोबडी कैन ग्रो इट without my permission, the same kind of genetically modified rice. तो आपको बायो पेटेंट का मतलब समझ में आया? यस। अब अगर कोई वो Yes. बायो पेटेंट को मेरी परमिशन के बिना कल्टीवेट करता है, सेल करता है, तो इसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी जनरली कौन करते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज कर सकती हैं, साइंटिस्ट कर सकती हैं। तो जो चीज मैंने डेवलप की है, मेरी परमिशन के बिना, मेरे कंसर्न के बिना, अगर कोई और उसको कमर्शियलाइज कर रहा है विदाउट माय अथॉरिटी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो बायोपायरेसी कर रहा है, और बायोपायरेसी इलीगल है। देयर आर सर्टेन लॉज जो बायोपायरेसी को प्रिवेंट करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? यस।
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाने में टेक्निकल इश्यूज तो है ही, उसके अलावा आपको बायोपायरेसी और एथिकल इश्यूज का भी ध्यान रखना होगा. So the chapter ends here. I hope I was able to explain it nicely.